हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज हिंदू का एडिटोरियल देखते हैं 7 तारीख का। आज हम देखेंगे तो इसकी जो एडिटोरियल पेज की जो कवरेज है वो बहुत रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। यहाँ पर या तो फॉरेन अफेयर्स की इश्यूज आई हैं, जैसे ब्राज़ील की इशू आई है, ब्राज़ील में जो चेंज हुआ है उसके बारे में आया है, या गुजरात में जो बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं उसके बारे में आया है। दोनों ही इश्यूज डायरेक्टली हमको नहीं मैटर करती हैं, इसलिए नहीं कवर करेंगे। एक आया है आर्किटेक्चर द प्रोफेशन नीड्स स्ट्रेंथनिंग। आर्किटेक्चर के ऊपर एक आर्टिकल आया है, प्रोफेशन स्पेसिफिक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं दिखाई पड़ता है। और एक आया है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रही हैं उसको लेकर डेमोक्रेटिक डेफिसिट आया है। तो ये समझ में आया कि आज का एडिटोरियल पेज बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। कुछ चीज़ें हम इस आर्टिकल से ले सकते हैं बट डजंट सीम टू बी वेरी वेरी यूजफुल। कहने का मतलब है अखबार में हर दिन बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए न्यूज़पेपर कवरेज बहुत ही सिलेक्टिवली करना होता है और हर दिन बहुत यूजफुल चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए बहुत बड़ा बर्डन ये नहीं होता है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप आराम से आज का एडिटोरियल पेज स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे इस पेज पे आया है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशंस आ जाते हैं, एक्सप्लेन्ड आ जाते हैं जो यूजफुल रहते हैं, उस बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है। आज में जो इसमें आया है वो आया है द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में हमेशा ही रहता है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। इसमें जो इस पूरा आर्टिकल है इसमें जो कहा है ऑथर ने, जो एक्सप्लेनर में जो बोला गया है उसमें यह बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, कहाँ कहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कौन से राज्य लाने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, लॉ कमीशन ने क्या कहा। तो 2-3 बातें जो इसमें जान लेते हैं वो ये है कि यूसीसी है क्या, संविधान सभा ने इसके बारे में क्या कहा। दोनों तरीके के व्यूज हैं, कुछ ने उसके बारे में फोकस किया, कुछ ने उसके अगेंस्ट फोकस किया। फिर ये कुछ जनरल ट्रेंड्स बता देते हैं कि जैसे गोवा का एग्जाम्पल ले लेते हैं और बता देते हैं कि वहां पर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। ऑथर ने इंस्टेंसेस लिए हैं कि जहां ये बताया गया है कि यूनिफॉर्मिटी लॉ में एक्चुअली नहीं है और वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही फिर आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के व्यूज क्या है और लॉ कमीशन के रिपोर्ट ने क्या कहा है। ये 2-4-5 चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो पहले जान लेते हैं कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ये है कि ऑब्वियसली गुजरात में इलेक्शंस होने वाले हैं और वहां पर ये बोला गया है कि जैसे ही हालात वहां पर इलेक्शन वगैरह होंगे वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, ऐसा वहां के पॉलिटिकल लीडर्स ने बोला है। कहने का मतलब है इट इज सम सॉर्ट ऑफ, यू कैन से इलेक्शन sort of something being sold in the name of election that राज्य में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, जैसे गुजरात में इलेक्शन से पहले बोला जा रहा है, ऐसे ही उत्तराखंड में भी बोला है कि वहां पर तो एक कमेटी भी बना दी गई है एक एक्स सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में, जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में, कि कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया जाए। अब यूसीसी होता क्या है, संविधान क्या कहता है। संविधान ये कहता है यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें होता है आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसमें बोला गया है स्टेट शेल एंडीवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपको पता है डीपीएसपी जो पार्ट 4 में सोशियो इकोनॉमिक राइट्स होते हैं वो जस्टिशिएबल नहीं होते, मतलब अगर वो लागू ना हो, इम्प्लीमेंट ना हो, एनफोर्समेंट ना हो, लागू ना किए जाए तो वो कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, मतलब हम कोर्टों द्वारा उनको लागू नहीं करा सकते। स्टेट की स्वीट विल पर है, सरकारों की स्वीट विल पे है वो उन्हें लागू करें या ना करें। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फाइनली रखा गया है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इंटेंडेड, इट वॉज नॉट इंटेंडेड टू बी पार्ट ऑफ अ गारंटीड राइट विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब संविधान बनाने वालों ने भी ये नहीं कहा है कि ये सभी एक साथ लागू हो जाए और लागू हो ही जाए, अदरवाइज तो फंडामेंटल राइट्स में हो जाता। तो इसके बारे में
while there is no draft or model document for UCC, फिर भी framers of the constitution envisioned that it would be a uniform set of laws that would replace distinct personal laws of each religion. हम जानते हैं हमारा देश भिन्नताओं का देश है, प्लूरल कल्चर का देश है, जहां पर बहुत सी सोशल प्रैक्टिसेस को वैलिडिटी धार्मिक सिस्टम से मिल जाती है। हमारे बहुत सारे सोशल कानून हैं वो धर्मों से डिराइव हुए माने जाते हैं। इसलिए अगर समाज में बदलाव लाना है तो धार्मिक सोच में, धार्मिक टेनेट्स में, धार्मिक कानूनों में बदलाव लाना होगा। तो कोशिश ये कि जैसे मैरिज के लॉज हैं, इनहेरिटेंस के लॉज हैं, एडॉप्शन के लॉज हैं, बच्चों को गोद लेना है, शादियां डिसॉल्व हो रही हैं या हो रही हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा है, बिक्वित हो रही है, दी जा रही है नीचे वालों को, इनहेरिट हो रही है, इन सब के संबंध में कम्युनिटीज अपने अलग अलग कानूनों से गवर्न होती हैं और ये हमारे सिस्टम ने परमिट कर रखा है। यहां ये बोला गया है कि हो सके तो एक ऐसा कानून बन जाए जो इन मुद्दों को भी एक ही कानून से देखा जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, यूनिफॉर्मिटी हो जाए। अब संविधान सभा को ले लेते हैं तो संविधान सभा में भी इसके ऊपर काफी डिबेट हुई थी। इसको ये रखा, पहले तो ये बात हुई क्या इसको फंडामेंटल राइट में रखा जाए, तो वल्लभ भाई पटेल वॉज द चेयरमैन ऑफ द सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने बोला द स्कोप ऑफ दैट सिक्योरिंग अ यूसीसी वॉज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि द संविधान सभा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑफ द ओपिनियन, द कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में जो फंडामेंटल राइट्स कमेटी थी वो इस ओपिनियन की थी कि ये यूसीसी फंडामेंटल राइट का पार्ट बने, और फाइनली पास जब हुआ तो नहीं बना। तो ऐसा नहीं है, इस सब कमेटी ने बोला था कि ये फंडामेंटल राइट के स्कोप में नहीं आता। अब संविधान सभा के मेंबर्स की बात कर लें तो इस आर्टिकल में लिखा है कि अलग अलग व्यू थे। कुछ मेंबर्स का कहना है कि अगर ये यूसीसी लागू होता है तो ये संविधान का जो आर्टिकल 25 है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गारंटी देता है उससे कंट्राडिक्शन हो जाएगा, मतलब उससे इसका कंट्राडिक्शन होगा, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसी के बारे में के एम मुंशी ने बोला है कि ये इट इज नॉट नेसेसरी। अगर ऐसा होगा, फिर के एम मुंशी जो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है संविधान सभा के, बोलते हैं ही सेड दैट इफ पर्सनल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड सो ऑन वर seen as part of religion, then many of the discriminatory practices of the Hindu personal law against women could not be eliminated। कहने का मतलब था के एम मुंशी का। यहां पर एक मेंबर बोलते हैं कि अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो जो धार्मिक फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 में उनका उल्लंघन हो जाएगा, कंट्राडिक्शन में आ जाएंगे। उसको काउंटर करते हैं कि मुंशी कहते हैं अगर ऐसा ही होगा तो फिर तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हैं भारतीय समाज में जो होने हैं, जो कि धर्म से संबंधित दिखाई पड़ते हैं, वो तो कभी हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हो जाएगा अगर हम ये सोशल रिफॉर्म महिलाओं के लिए करेंगे तो इसका उल्लंघन धर्म का हो रहा है, तो फिर तो सोशल रिफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने इस काउंटर व्यू को ले लिया। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में ये आर्टिकल कहता है ही वॉज एम्बिवेलेंट, मतलब उनका बहुत ज्यादा इधर भी झुकाव नहीं है, उधर भी झुकाव नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोला है द यूसीसी शुड रिमेन प्योरली वॉलंटरली इन द इनिशियल स्टेज। शुरू में ये वॉलंटरली होना चाहिए। ही सेड द आर्टिकल मियरली प्रपोज्ड दैट द स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर अ यूसीसी, मतलब कोशिश करेगी कि यूसीसी लागू हो जाए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये नहीं बोला है कि ये लागू हो ही जाए, कोशिश की जाए, और शुरू में तो वॉलंटरी होना चाहिए। कम्युनिटीज खुद आगे आए तो ज्यादा बेहतर है। फिर यहां पर आर्टिकल में बोला गया है कि ऐसे बहुत सारे, अब जैसे बोला गया है कि जो सीआरपीसी वगैरह हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट वगैरह हैं, अब ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। सेंट्रल लॉ है, सेंटर ने बनाए हैं, फिर भी राज्यों ने बहुत 100 से ज्यादा अमेंडमेंट सीआरपीसी आईपीसी में कर रखे हैं। इसका मतलब यह है कि ये क्रिमिनल कोड भी अगर एसेंशियली देखें तो एक सा नहीं है। जैसे कि एंटीसिपेटरी बेल की बात करें तो कुछ राज्यों में एंटीसिपेटरी बेल होती है, कुछ राज्यों में एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती है। जैसे दहेज कानून है, दहेज कानून को ले लें तो कुछ राज्यों में एंटीसिपेटरी बेल हो जाती है, कुछ राज्यों में एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि सही मायनों में देखा जाए तो बहुत सारी कंडीशंस हैं जो भिन्न भिन्न हैं, राज्य से राज्य में डिफर कर जाती हैं। तो जो सीआरपीसी और आईपीसी उसमें भी अगर एसेंशियली देखें बिल्कुल रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पे, तो वहां भी एकदम यूनिफॉर्मिटी देखी नहीं जाती है। यहाँ ये बात आ जाती है। फिर ये आर्टिकल ने ये दिए हैं एग्जाम्पल बहुत सारे
हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो बहुत से मुद्दों के लिए राज्य राज्य में डिफरेंसेस हो जाते हैं, अलग अलग मुद्दों से गवर्न होते हैं। एक फेमस ऑथर हैं, अखबार में उनके आर्टिकल्स आते हैं, वो कहते हैं कि while marriages among close relatives are prohibited by the Hindu Marriage Act 1955, जो क्लोज रिलेटिव्स में मैरिजेस नहीं हो सकती हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत, बट वही साउथ इंडिया में ऑस्पिशियस मानी जाती हैं। कहने का मतलब है कि ये सब कंट्राडिक्शंस इसमें देखा इस आर्टिकल में दिख रहे हैं, जिसमें कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी है ऐसा नहीं है, और हो भी सकती है ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें कल्चर स्पेसिफिक होती हैं, वो अलग हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये शाइनिंग गोवा इज द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो गोवा का सिविल कोड है, बेसिकली जो पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 में जब गोवा आज़ाद हो गया था 1861 में पुर्तगालियों से, उसके बाद ये लागू हो गया था। और जब गोवा के बारे में आज़ाद होने के बाद 1962 में कानून पास किया गया, तो उसमें लिख दिया गया कि 1962 जब गोवा आज़ाद हुआ है, उससे पहले जो कानून चलते आ रहे थे वो एज इट इज़ गोवा में लागू होंगे। तो गोवा में ये एक्ट लागू होता है। लेकिन गोवा में भी देखा जाए तो गोवा में भी जो गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाता है, वो भी कुछ कैथोलिक्स के लिए अलग है, जैसे लिखा हुआ कैथोलिक्स के लिए अलग है, और कुछ और क्रिश्चियंस के लिए अलग है। मुस्लिम्स का जो शरीयत कानून है वो वहाँ लागू नहीं होता, या अलग तरीके से लागू होता है, वहाँ गोवा का कोड लागू हो जाता है। कहने का मतलब है कि वो गोवा में भी कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई हैं, ऐसी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी नहीं देखी जाती है। अब बात आ जाती है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सबसे पहले इशू आ जाती है, बड़े स्तर पर जो फेमस हुई, वो थी मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस। 1986-85 में केस हुआ था शाहबानो केस बड़ा फेमस है, जहां पर एक वृद्ध मुस्लिम महिला को उसके हस्बैंड ने डिवोर्स कर दिया है, एंड शी वांटेड द उनको जो महिला हैं इस वृद्ध अवस्था में वो कहाँ जाएंगी, उनको उनके हस्बैंड से सेक्शन 125 के तहत मुआवजा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, मेंटेनेंस अलाउंस मिलना चाहिए। कोर्ट ने भी कह दिया कि मिलना चाहिए, बट कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए उस समय की सरकार ने, पार्लियामेंट ने बाकायदा चेंज कर दिया और कहा कि जो सेक्शन 125 है वो लागू नहीं होता। मतलब मुस्लिम हस्बैंड्स को ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी डिवोर्स्ड वाइफ को मेंटेनेंस दे। हिंदू कानून में ये ज़रूरी है कि अगर वो वाइफ को डिवोर्स करेंगे तो उसे कंपनसेशन देंगे या एक मेंटेनेंस अलाउंस देना पड़ता है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट ने दखलंदाजी की थी, जो बहुत निगेटिव, एंटी डेवलपमेंटल, नॉन प्रोग्रेसिव थॉट था उस समय की सरकार का। वो समथिंग गुड वॉज गोइंग टू हैपन फॉर वीमेन, मुस्लिम वीमेन एट दैट टाइम। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये होना चाहिए और ये सही है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सरला मुद्गल का केस है, पॉलो कोटोहिनो का केस है, ये सरला मुद्गल का केस मैरिज का है, ये प्रॉपर्टी का केस है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, दानिया लतीफ़ी केस है, शायरा बानो केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को लिया है और ये कहा है कि इसको लागू होने से, ये तो कह दिया कि हम सरकार को डायरेक्शन नहीं दे सकते कि सरकार इसे लागू कर ही दे। हमारा व्यू पॉइंट ये कहता है कि इससे नेशनल इंटीग्रेशन होगा। अगर यूसीसी लागू करेंगे इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, नेशनल इंटीग्रेशन होगा। और हमको ऐसा लगता है कि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, इट हैज़ बिकम अ डेड लेटर। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी के लिए बोला है, आर्टिकल 44 के लिए बोला है। ऐसा लगता है सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, ऐसा है जैसे कि ये डेड लेटर हो गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट मानता आ रहा है कि इससे फ़ायदा ही होना है। और ये भी माना गया है बहुत सारे केसेस में कि इट इज़ नॉट नेसेसरी। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि शादी ब्याह के मुद्दे, प्रॉपर्टी के बंटवारे के मुद्दे, बच्चों के गोद लेने के मुद्दे, इनका कहाँ धर्म से संबंध है। ये तो सेकुलर इश्यूज़ हैं और सेकुलर कानून द्वारा इनका निवारण होना चाहिए, उसी तरीके से डील होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि ये किया जा सकता है, इससे कहीं धर्म का उल्लंघन नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 44 इन नो वे विल कंट्राडिक्ट द इंटेंट ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो धर्म संबंधित मामले में फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, ये माना गया है। वैसे भी आर्टिकल 25 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि जितने सेकुलर मुद्दे हैं धर्म से संबंधित, उनको पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है सिंगल कानून से, मतलब एक कानून से। वैसे धर्म के संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए,
बट जो सेकुलर इश्यूज हैं, जो लगती हैं कि धार्मिक हैं बट धार्मिक नहीं होती हैं, तो उनको चाहे तो स्टेट इंटरफियर कर सकती है, उन्हें वो लॉ द्वारा रेगुलेट कर सकती है। और ये शादी ब्याह के मुद्दे हैं, बच्चों के गोद लेने के मुद्दे हैं, ये सेकुलर इश्यूज ज़्यादा हैं, धार्मिक इश्यूज नहीं हैं। तो अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाता है और इन चीज़ों को सभी संप्रदायों के लिए, धर्मों के लिए एक ही कानून से गवर्न होते हैं, तो किसी तरीके से नहीं कह सकते कि ये धर्म में हस्तक्षेप स्टेट की तरफ से है। तो यहाँ ये जस्टिफिकेशन भी मिल जाता है। उधर लॉ कमीशन के सामने ये बात जाती है, तो लॉ कमीशन ने बोला है इस पर्टिकुलर इशू के लिए, लॉ कमीशन ने बोला है 2018 में ये जब इशू रेफर की गई, तो लॉ कमीशन ने बोला है कि इस यूनिफाइड नेशन did not necessarily need uniformity, adding that secularism could not be contradict the plurality preserving in the country. In fact, secularism had meaning only if it assured expression of any form of differences. कहने का मतलब है जो भिन्नताएं हैं उनका रिकॉग्निशन, यही तो देश की शान है। और सेकुलरिज्म तभी तो चल पाएगा जब भिन्नताएं जो हैं वो एक्सप्रेस होने देनी चाहिए, उनको खत्म नहीं करना चाहिए। सो उन्होंने फाइनली बोला लॉ कमीशन ने कि यूसीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। अभी ज़रूरी नहीं है और नेसेसरी भी नहीं है, मतलब लॉ कमीशन का भी व्यू ये है कि इसे लागू अभी करना बहुत ज़रूरी नहीं है। तो दीज आर सर्टेन इश्यूज विच आर ऑन, इस आर्टिकल का जो जिस्ट है वो पर्टिकुलर ये है। तो जिस्ट ये निकल के आया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में संविधान सभा में कुछ लोगों का कहना था कि ये धर्म को हस्तक्षेप में ले आएगा, कुछ ने कहा धर्म में हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर ऐसे देखा जाए तो फिर तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी सोशल कल्चर ट्रेडिशंस का अगर हम देखें तो उनका ओरिजिन या डेरिवेशन वो धार्मिक सिस्टम से ही होता है। तो ये नहीं सब माना जाता। डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई बहुत खास व्यू नहीं दिया है। उन्होंने बोला है कि वॉलंटरी होना चाहिए, किसी पर लागू नहीं होना चाहिए और इसेंशियल नहीं बनाना चाहिए। कोशिश करे स्टेट की ऐसे हालात बन जाएं कि लागू हो जाए। फिर इसमें आ जाता है कि इंस्टेंसेस दिए गए हैं कि ये यूनिफॉर्मिटी संभव है ही नहीं, और कहीं इनफैक्ट जहां कहा जाता है गोवा में, वहां भी एक्चुअली ऐसा है नहीं। इंस्टेंसेस दिए हुए हैं, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, क्रिश्चियंस हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं, शाह बानो केस से लेकर शायरा बानो केस तक कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस आ जाता है। शबनम हाशमी केस है, दानिया लतीफ़ी के केस है, सल्ला मुदगल केस है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका रेफरेंस लिया है। और इन जनरल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारें इस पे काम नहीं कर रही हैं तो डेड लेटर बन गया है। लॉ कमीशन ने बोला है कि ये अभी ज़रूरी नहीं है, इस समय होना चाहिए। और जो भिन्नताएं हैं इस देश की जो पहचान है वो भिन्नताओं का रिकॉग्निशन है, भिन्नताओं का एक्सप्रेशन आगे आने देना चाहिए। उस भिन्नताओं को मानना ही तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का फंडामेंटल है इंडियन सिस्टम का, उसे पनपने देना चाहिए। तो ऑन दी होल ये लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए जो कम्युनिटीज़ हैं उनको आगे आना चाहिए। ये इम्पोजिशन नहीं हो सकता है, ये कोअर्शन से नहीं होगा, ये कंसेंसस से होगा। अगर सभी में कंसेंसस बढ़ जाए तो बेहतर है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए अगर जो एक्सप्लॉइटेड जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनका अपलिफ्टमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, तो ये होने देना चाहिए। इस नाते तो यूसीसी का लागू हो जाना ज़रूरी है। ऑन दी होल देखा जाए तो यूसीसी इस तरीके से बनाया जा सकता है कि सोसाइटी में जो जितनी भी रिफॉर्म्स हैं वो उनको ध्यान में रखते हुए इसे लाने की कोशिश करें, तो ये यूजफुल थिंग है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आज हिंदू में दिखाई पड़ा वो ये है जो आपके एग्जाम के काम का हो सकता है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू आर एंजॉइंग दिस कवरेज फ्रॉम हिंदू। डेफिनेटली वी शैल बी कवरिंग मोर इन द डेज टू कम। जल्दी ही हम और न्यूज़ को लेके आएंगे और आपको कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स सभी अखबारों को कवर करके दिया करेंगे। थैंक यू वेरी मच।